लेकिन क्या कभी अपने बेटे से, अपनी बेटी से यह कहने की हिम्मत है? नॉट मिस्टर गुजराती, पूरे देश की बात कर रहा हूं। हमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? अपने काम से काम कर दो। तुम्हें पढ़ना है, अच्छी डिग्री लानी है, डिग्री ला करके अंकल सैम के यहां बड़े पैकेज की नौकरी करनी है। आप मुझे बताइए, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए और भारत की मैं जिंदा मिसाल दे दूंगा। दुनिया में जो समाज अच्छे नंबर, अच्छी मार्कशीट कि जिस समाज को चिंता होती है, मार्कशीट वालों ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया, कभी नहीं बचाया। और मैं कोई दूर की मिसाल नहीं दूंगा, यही की मिसाल दूंगा। एक आदमी देश का प्रधानमंत्री था, 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहा, कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से था। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था, उन्होंने सपोर्ट खींच ली। ये हमारी आंखों की प्रत्यक्ष कहानी है, इसलिए सुना। वो आदमी बोला मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं राष्ट्रपति में। निकल के बाहर जा रहे थे, पूरा मीडिया वहीं खड़ा था और इस्तीफा देने जा रहे थे। एक आदमी पीछे पीछे भागा प्राइम मिनिस्टर के, पूरे देश ने देखा और वो बोला आप जा रहे हैं, जाते जाते मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए, मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पे प्रधानमंत्री साइन नहीं करेगा, इस पे एचआरडी मिनिस्टर साइन करेगा। तो बोले आप उनको यानी उसकी बेहयाई देखिए कि प्रधानमंत्री को रोक करके उसने पहले तो ये कहा, फिर उनके दिमाग में क्या आया होगा उस प्रधानमंत्री के, उन्होंने अपने एचआरडी मिनिस्टर को बुलवाया और वहीं रुक गए और इस्तीफा देने नहीं गए। 40 मिनट के बाद एचआरडी मिनिस्टर पहुंचा जिसका नाम था रामजी लाल सुमन। वो डर गया कि प्रधानमंत्री ने मुझे क्यों बुलाया। तो सर बोले इसकी फाइल पे साइन करो ताकि ये यूजीसी का चेयरमैन हो जाए। वो चले गए, इस्तीफा सौंप दिया। 2 दिन के बाद पता चला कौन था वो आदमी जिसे यूजीसी, देखिए कितना याद है उनको, उस आदमी को नौकरी चाहिए थी। उसका नाम था मनमोहन सिंह और वो उसने 10 साल तक उसको उसके भाग ने एक काम सौंपा, तब भी 10 साल वो नौकरी करता था क्योंकि बीमारी थी कि नौकरी बची रहे। इत्तेफाक से इस देश ने ऐसे आदमी को चुना है जिसके पास डिग्री नहीं है, इससे वो नौकरी नहीं बचा रहा, वो योजनाओं की घोषणा नहीं कर रहा। इसलिए उस बात की उसे चिंता नहीं है कि इस देश में प्रधानमंत्री 1995 में पुर्तगाल गया और पुर्तगाल में जाकर के एक मंदिर का इनॉग्रेशन करना था। पुर्तगाल का राष्ट्रपति वहां मौजूद था। वहां आपके गुजराती बहुत सारे रहते हैं, कई मेरे टच में। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति पुर्तगाल का इसको इनॉग्रेट कर रहा है, आप भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप खड़े हो जाइए। उस प्राइम मिनिस्टर ने कहा नो, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ सेक्युलर कंट्री, मैं नहीं हो सकता। ये 95 की घटना है, मुझे याद 95 से 2014 शपथ ली, शपथ लेकर के उसको पता है कहां सुई चुबानी है, वहां नहीं गया, कोट पैंट लगा करके यस सर नो सर। नेपाल गए, लोग कह रहे वो नेपाल क्यों गया, इतने देश का बड़ा प्रधानमंत्री है, छोटे से देश में गया। अभी विनकर रोको, थोड़ी देर रुको, वो नेपाल नहीं गया। नेपाल गया, नेपाल क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री है, देश का एक बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी है, तो उसने नेपाल जाकर के वहां मुलाकात करनी थी, लेकिन उसे खून तो किसी और का चलाना था। नेपाल जाते ही उसने किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात नहीं की, वो एक प्रधानमंत्री के रूप में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गया और 4 घंटे बाद एक संत होकर निकला जिसके ऊपर गेरुए बस ये टीका, उसने आपको मैसेज दिया, ए महामूर्ख हिंदुओं, तुम तिलक लगाने से शर्माते हो, तुम अपनी पहचान से शर्माते हो, मैंने इस देश के संविधान की शपथ ली है, जब मैं नहीं शर्माता तो तुम क्यों शर्माते हो। आपको मैसेज देने
मैसेज मिला, आधों को नहीं मिला। लौटा, दिल्ली आया, उसने कहा कुछ लोग रह गए हैं, तो वो सीधा का सीधा केदारनाथ में पहुंचा और फिर पहाड़ी में ध्यान लगा के बताया मैंने फिर गेरुआ पहन लिया। इसलिए आज भारत की खोई हुई पहचान के पुनरुत्थान का दौर है, इसमें भागीदार बनिए। ये दलाली के लिए टिकटों की लाइन में मत लगिए। सत्ताओं से देश चलता है, राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र को समाज बनाता है। आपने जिसे चुना है, देश तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। अगर ये न जाता और आप उसे न भेजते तो आलू से सोना वाले वहां बैठे होते, लेकिन उसने जगह घेर ली है, अब नहीं है। जब तक आलू पूरे न बिक जाए तब तक नहीं है। उसकी विडंबना, उसके दर्द को भी समझिए, उसके दर्द को समझिए। आप उसके दर्द को नहीं समझ रहे हैं। वो बताते हैं कि उनकी माताजी, उनके पिताजी की जो माताजी थी, उन माताजी की जो पिताजी कमाल के लोग थे। उसे लग रहा है कि ऐसा तो कोई रास्ता छोड़ ही नहीं रहे। उनके, हमारे देश में जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं, इन पद्म पुरस्कारों पर कमेटी होती है, उसका कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। 1955 में फूल वाले चचा जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और पद्म पुरस्कारों की कमेटी के चेयरमैन थे। पहली देश में घटना नहीं, विश्व की पहली घटना। पद्म पुरस्कारों की घोषणा में उन्होंने अपने आप को भारत में ले लिया। ये वहां से नस्ल गड़बड़ हुई है। फिर उनके बाद में उनकी महान वीर पुत्री, वो भी प्रधानमंत्री के रूप में पद्म पुरस्कारों की चेयरमैन थी। उन्होंने 71 में अपने आप को दे दिया। फिर एक साहब हवाई जहाज उड़ा रहे, वो हवाई जहाज उतर गया। बोले आप कहां जाओ? बोले प्रधानमंत्री। वो हवाई जहाज चलाते चलाते बन गए। उन्होंने क्या काम किया, उनको भी भारत में दे दिया। इसका बेचारे का नंबर आएगा कि नहीं, उसकी परेशानी समझ, उसका फ्रस्ट्रेशन समझ। अब तो वो ये बता रहा है, आपके एक आदमी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हिंदू की परिभाषा क्या है, वो जल्दी में कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन लिया। ये बौखलाहट है, ये परेशानी है। इसलिए सिर्फ आपने 700 साल में पहली बार यादव, बनिया, ठाकुर, कड़वा, लौवा, पटेल होके नहीं, सनातनी होके वोट दिया, तो तब्दीली आपके सामने नजर आई। मैं सरकारी योजनाओं की बात नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूं जिसमें राष्ट्र बचता है। इसलिए जब मैंने कहा कि ये बड़े बड़े ठेकेदार ये पट्टा डालेंगे, गेरुआ संगठनों के चक्कर काटेंगे, राष्ट्र भारत की बात करेंगे, 2013 में अपने अपने मोबाइल खोल करके बताइएगा मुझे कि गिनती में इन राष्ट्रवादियों की गिनती कितनी थी संसद में। 2013 में जो पार्टी आपके आदमी को ज्ञान दे रही है, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, बड़े बड़े संगठन कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हैं कि उन दलालों को अब टिकटें नहीं दी जा रही, उनके आदमी गवर्नर नहीं बनाए जा रहे, इसलिए संकट है। 2013 में इसी पार्टी के 117 एमपी थे, संसद में थे। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने पूछा नहीं, इसलिए कोई आपको घास नहीं डाल रहा है। मारे आप जाएंगे, वो नहीं मारे जा रहे। 2013 में 117 गिनती थी कि भारत की संसद के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक बिल हमारे चाटुकार दलालों ने पास होने दिया। बाहर निकल के देंगे, हम लड़ रहे हैं
ये चोटते हैं, लड़ते नहीं हैं। जितने अशब्द मेरे मुंह से हो सकते हैं निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा सौदा किया है, अपना सौदा नहीं किया। इन्होंने आपका सौदा किया और ये उसको रोक नहीं सकते थे, तो मेरी तरह गली गली चिल्ला के लोगों को बता देते कि हमने आपका सौदा हो गया है, हम नहीं रोक पाए थे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। ये कहते तो भी मैं मानता कि ईमानदार थे, लेकिन ये 2013 से आज तक चुप है। तब मुझे बोलना, इसलिए राज के सामने जो आएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। वो कोई इस भारत की धरती पर ऐसा कानून पास हुआ है जो मुगल एम्परर के जमाने में नहीं हो सकता था। बताते नहीं है, चुप बैठे हुए हैं आज भी। एक एक इंच जमीन का सौदा दलालों के सामने हो गया। 2013 से आज 23 हो गए। किसी ने किसी मीटिंग में बताया? इन मक्कारों ने चुपचाप से बताया? नहीं, घर के अंदर भी नहीं बताया, अपने समाज में भी नहीं बताया, और रोज कहीं ना कहीं वो घटना घट रही है। 2017 में भारत की संसद के अंदर एक कानून पास हुआ है। उस कानून को चिल्लाते चिल्लाते मुझे कॉमा फुल स्टॉप हट गया है। और मैं इसलिए बोलता हूं, आप नहीं बोलेंगे, मारे आप जाएंगे। ये दलाल भाग जाएंगे कहीं इधर उधर, अमेरिका भाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर आप रोएंगे, अभी आपके हाथ में शक्ति है, फिर रोने से भी कुछ काम नहीं होने वाला। संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून पास हुआ। ये वक्फ प्रॉपर्टी कानून 1923 में बना था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में अमेंडमेंट किया। फिर राजीव गांधी ने 1985 में अमेंडमेंट किया, और 2013 में जब कानून बना तो उस कानून का सेक्शन जानती है क्या है? सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन ये कहता है कि आप लोगों ने जो अपने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, जितनी सुविधाएं उसमें हैं, दुनिया की महंगी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी हुई है, वो कानून की साफ सपाट शब्दों में, शॉर्ट इतना लंबा नहीं बताना चाहता, प्रवचन देने वाले 5-5 घंटे भाषण देते हैं, वो मक्कार ये नहीं बताते कि मेरा समाज जागरूक हो जाए। इसलिए चुप रह करके भी उनका ही उतना अपराध है जो उस वक्त चुप रहे। अगर मैं भी चुप रहूंगा तो माफ कीजिएगा, मेरे जाने के बाद आप कहेंगे इतनी बातें, काम की बात तो बताई नहीं। उस कानून का सेक्शन 40 संविधान के तहत संसद में पास किया गया कि इस देश में जो भी जगह है, जहां भी मिट्टी है, लैंड एरिया है, पानी का एरिया है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड नाम का एक प्राइवेट बॉडी है, जिसमें काम करने वालों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन सेक्शन 40 का ब्रैकेट में 3 क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई ये दावा कर दे कि ये हॉल जिसमें आप बैठे हुए हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो एक सामान्य नागरिक के तौर पे, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के नाम पे आपके दिमाग में पहला ये सवाल होगा कि किसी का दावा करने से क्या होता है, कागज तो मेरे पास, यही कहेंगे ना। एक सामान्य नागरिक, एक शरीफ आदमी यही कहेगा। लेकिन क्लॉज 40 का सेक्शन 3 ये कहता है कि नहीं, जिसने दावा किया है उसको कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कागज है, जो मालिक है, वो अपने कागज लेकर के ये बताए कि ये मेरी जमीन है, मैंने बिजली का बिल दिया है, मैं 200 साल से हूं, वो कागज लेके कहां जाएगा? एक सामान्य नागरिक यही कहेगा कि मैं कोर्ट जाऊंगा। संसद में जो कानून पास हुआ है उसके तहत इस बिल्डिंग के मालिक के पास कागज होने के बावजूद भी वो ना हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल लोग आपको एक नोटिस भेजेंगे। इस एरिया की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो एसपी हो, वो डीएम हो, वो थानेदार हो, वो कोई भी हो, उनको उनका आदेश मानना है। 48 घंटे में धक्के देकर के इस बिल्डिंग से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और इस पे ताला लगा करके इसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। आपको अगर अपना केस रखना भी है तो क्या कानून पास हुआ है कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है जिसके 5 सदस्य मुसलमान होंगे, उनके सामने अपील करनी है। यानी जिन्होंने आपका कत्ल किया है उन्हीं के सामने आपको अपनी अर्जी लगानी है। भारत की टोटल भूमि, टोटल लैंड एरिया ऑफ दिस कंट्री, उस पे सबसे ज्यादा अधिकार रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। किस गलतफहमी में जी रहे हैं? भाइयों में जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, सालों दर सालों मुकदमे चल रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है। किस चीज पे लड़ रहे थे मेरे भाई? ताजमहल गया, ऐसे ही एक फंक्शन था, नेताजी बैठे हुए थे, सूरत का मामला था, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन ने मुझे बुला लिया। मैंने कहा बहुत बहादुर लेडी है कि मुझे बुला लिया आपने, वो भी सूरत। मैं समझता था कि शायद थोड़ी मुझको जानकारी होगी, तो मैंने कहा मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा मैं नीचे बैठ के सुनेंगी तो ज्यादा मेरा चेहरा नजर आएगा। तो बेचारे एक एमपी भी थे, 2 नेता थे, 2 लोकल एमएलए भी बैठे हुए थे, बड़ी शान थी उनको। पुष्पेंद्र जी आ गए, मैंने कहा अभी सुना नहीं मिले। वो बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन है, मैंने कहा कुछ पता है आपको? बोली नहीं मुझे नहीं पता। वो मेरे मुंह से ये निकल सकता था। मैंने कहा फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता ही बात, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी हेड होती है, चेयरपर्सन होती है, उनका लीगल वकील भी वहीं बैठा है। मैंने ऐसा अंधकार जीवन में नहीं देखा, और गुजरात में तो मैं सोच ही नहीं सकता। मैंने कहा कुछ पता है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में? नहीं, बस मेरा खोपड़ी घूम गई थी। 4-5 महीने पहले सूरत में गया, अच्छे लोग हैं, खूब खाना आओ भगत, वो सब उसकी बुराई नहीं। मैंने उनको कुछ बात इसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बता के आया, और कुछ दिन के बाद गुजराती अखबारों में निकला। मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार ने दिल्ली में खबर पड़ी, तो मैंने कहा यार मैं अभी बोल के आया हूं और ये घटना घट गई। उस चेयरपर्सन को नहीं पता, उसके लीगल एडवाइजर को नहीं पता, एमपी साहब जो बैठे थे, जो टिकटार थी, 2 एमएलए बैठे थे, उनका भूत उतार दिया मैंने। आपके सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है वो आर्काइवल बिल्डिंग की बिल्डिंग है। वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा कर दिया है, उनको पता ही नहीं है, चेयरपर्सन को नहीं पता, लीगल एडवाइजर फीस ले रहा है और इलीगल एडवाइस कर रहा है। सोमनाथ के मंदिर की पूरी जमीन पीछे चली गई, आपको पता ही नहीं। ये तो वो है जो ले रहे हैं, उनको पूरी छूट है, कोई रोक पाएगा? जिसे आप प्यार की निशानी समझते थे वो गई। आप अपने बच्चे को लोन लेकर के 25-30 हजार की बेचारा वो नौकरी कर ले, ये कोर्स वो कोर्स, फिर वो 25,000, 30,000, 50,000 की नौकरी में आधा किराया देता है, आधा बस में धक्के खाता है, और उसके बाद उसका जीवन अंत हो जाता है। ताजमहल की पर डे की कमाई करोड़ों की है। बैठे बिठाए एक समाज को वो करोड़ों की किटाई जेब में जा रही है, इसलिए 24 घंटे उन्हें जिहाद सूझ रहा है। गया आपके पास। और एक और कंफ्यूजन बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड एरिया है, जो तीसरे नंबर पर उनके पास है,
ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो 15 करोड़ इसके अलावा रहते हैं। भारत माता की नारा लगाइए जोर से, भारत माता की जय। ये भारत माता को आपने बेच दिया और बेगैरतों की तरीके से आपके बीच में आकर के भाषण देते हैं आपको। सबका घर जाना है, किसी का बचना नहीं है। ये इक्का दुक्का खबरें सुन लेते हैं, ये आ गया वो आ गया, नहीं। क्योंकि आपको तो 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली का बिल वो दे आया था। मैंने सूरत में अपील की थी कि गुजरातियों कहना कि तुझे हम 10 साल का आटा चीनी देते हैं, हम मत खाना। आपने सही काम किया, वो यहां भी आया था। लेकिन हम ही हैं, वो पंचर जोड़ने वाला 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली में नहीं बिकता। उससे भी सीखिए, आप महान हैं लेकिन 2 रुपए किलो चावल में बिक जाते हैं। इसलिए आपका मुद्दा पेट्रोल की दाम बढ़ गए, जीएसटी बढ़ा दिया। अरे बढ़ गया जीएसटी, बढ़ जाने दो यार, जिंदगी जिंदा रहोगे तब होगा ना। जब जिंदा ही नहीं रहोगे, जब तुम्हारे पूर्वजों की जमीन ही नहीं होगी, तो जीएसटी बढ़ के न भर के क्या होने वाला है। उन्होंने कभी चिंता की, कोई आंदोलन चलाया इस देश में कि जीएसटी कम कर दो? वो देते ही नहीं। उनका तो स्लोगन है, आपका स्लोगन क्या है? हम दो हमारे दो। उनका स्लोगन है हम दो बाकी तुम दे लो। आप कहते हैं उनके 18 हैं, तो भाई हैं तो आपसे मना किया किसी ने? सुभाष चंद्र बोस, कोई जानता है उनके भाई का नाम क्या था? गरीब परिवार था, 14 भाई बहन थे, 14। तब उसमें से एक सुभाष बना। दुनिया सुभाष को जानती है, बाकी तो नहीं जानती। आपसे 2 नहीं पल पा रहे हैं क्योंकि आप आधुनिकता के ये कृत्रिम, ये आर्टिफिशियल सुख सुविधाओं को ही सब कुछ समझते हो। आपका बेटा अमेरिका में है, ये जिंदा कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ये सुन के मुझे तकलीफ होती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जिस बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया वो अमेरिका चला गया। बस क्या, इस कोविड में मुंबई में करोड़पति बेटा, कोविड में उसकी मां की डेथ हो गई। मुझे बॉम्बे के लोगों ने जो वहां थे उन्होंने किस्सा बताया। बेटा आया नहीं, उसने पीआर एजेंसी को पैसा दिया, कहा कि इस लेडी इस नंबर पर रहती है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। एक पूरी दुनिया में मुझे किस्सा बता दीजिए किसी मुसलमान ने ऐसा किया। इसलिए पंचर जोड़ना अलग बात है, अपने उसूलों पे खड़ा होना अलग बात है। इसलिए आप मुझे बताइए कि 1948 में रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, भारत में वृद्ध आश्रम ना के बराबर थे। आपने ऐसी तरक्की की, आपने ऐसा पैसा कमाया कि आज आधुनिक भारत में हर शहर में 10 वृद्ध आश्रम हैं, क्योंकि नया नवजीवन का बच्चा पढ़ने के बाद, बड़ी गाड़ी लेने के बाद, बड़ा पद लेने के बाद उसको अपने माँ बाप आधुनिक नहीं लगते हैं। उसका बाप जो पिछले 50 साल से परचूनी की दुकान में बैठ करके पैसा कमाता था, उस लड़के और लड़की ने जरा पढ़ाई क्या कर ली है, जरा डिग्री क्या आ गई है, उसको अपना वो गरीब बाप अब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में नहीं बैठा सकता, इसलिए वो कतराता है। फिर वही माँ बाप उस पर बोझ लगते हैं जिन्हें वो वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। एक मिसाल मुझे बता दीजिए कि इतनी जाहिल कौम है, इतनी पिछड़ी कौम है, आप कुछ भी कह लीजिए, इस देश में एक भी वृद्ध आश्रम में गरीब से गरीब मुसलमान के बच्चे नहीं गए, बाप नहीं गए, हमारे रह गए। किस चीज के लिए तरक्की कर रहे थे, किस चीज के लिए पैसा कमा रहे थे? सिर्फ। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, आप कौन है मैं नहीं जानता, आप मेरी बात को सच लगे तो मानिएगा, नहीं भूल जाइएगा, कोई दुख नहीं होगा। मैं फिर कहीं कर किसी रात कहीं और बोलता रहूंगा, लेकिन मैं बोलते बोलते मर जाने में ज्यादा अच्छा अपने आप को समझूंगा। तो देखते हुए चुप रहूं वो मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए रामनवमी इतनी धूमधाम से मनाइए, इतने जोर शोर से मनाइए कि उनकी आने वाली नस्लें रामनवमी पे बम फेंकने की हिम्मत ना करें। और नेहा पटेल
सिर्फ गुजरात ही नहीं, मैं केरल में भी बोलता हूं कि नेहा पटेल जिस परिवार से आती है, एक संपन्न परिवार, विदेश में पढ़ी, नौकरी की, क्या दिमाग खराब हो गया था, सब छोड़ करके गुजरात में, भरूच से लेकर के गोधरा में रात के 2 बजे गौ माता को ले जाने वाले कसाईयों के ऊपर रेड डाली जा रही है। पूरी टीम इन्होंने खड़ी की है देश भर में। मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए सोने का मुकुट चढ़ा के आते हैं। वो मुकुट कहां जाता है ये पता नहीं आपको। इसलिए मैंने कहा साउथ इंडिया का एक बच्चा, अभिन्न मित्र, अगर वो जान भी मांगे तो दे देंगे हम उसको।